इब्बी ने दुल्हन के इस्तकबाल के लिए अपने कमरे को फूलों के साथ सजाया हुआ था, मगर सिद्धू इब्बी की दुल्हन और फूलों की खुशबू दोनों ले गया और बेचारे इब्बी के पास सिर्फ मुरझाई हुई फूलों की पत्तियां बची। लोग रिहान साहब की बीमारी को ड्रामे का नाम दे रहे थे, लेकिन रिहान साहब की हालत नाजुक थी। जिंदगी ने बदनसीब बाप को इतनी मोहलत भी ना दी कि वो अपने अकलौते बेटे की रुखसती कर सकता, बल्कि खुद ही हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गया और ब्लैक नूडल्स वाली आंटी को बेवा करके संग दिल रिश्तेदारों के दरमियान में छोड़ गया। अब तो मुझे ब्लैक नूडल्स वाली आंटी पर तरस आ रहा है। बेचारी कैसे अपने अकलौते बेटे के साथ बेवगी की जिंदगी गुजारेगी। आजकल रिश्तेदार कहाँ एक बेवा और यतीम बच्चे का हाल पूछते हैं। बाप हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रहा था और बेटा ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर अपनी मोहब्बत के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। ट्रैफिक सिग्नल की बेहुरमती करने पर ट्रैफिक पुलिस के दिलेर जवान ने इब्बी को धड़ लिया और इब्बी बेचारा पुलिस कांस्टेबल को अपनी मोहब्बत के वास्ते देता रहा। लेकिन पुलिस कांस्टेबल का दर्द देखकर मुझे लगता है जरूर किसी लड़की ने इस बेचारे का दिल तोड़कर इसके साथ बेवफाई की होगी, इसलिए तो यह बेचारा मोहब्बत के दरमियान दीवार बन गया है। खैर, चलान भरने के बाद इब्बी सिद्धू और मीरू की रुखसती पर पहुंच जाता है। इब्बी को देखकर सर्रू साहब की गैरत फूटने लगती है। सर्रू साहब इब्बी को ऐसे धक्के देकर निकाल देते हैं जैसे सियासतदान इलेक्शन होने के बाद अपने वोटर्स को धक्के देकर निकाल देते हैं। इब्बी अपनी मोहब्बत के लिए पहली जंग अजीम लड़ रहा होता है। अचानक अक़वाम मुत्तहिदा से कॉल आती है, तुम्हारा बाप जिंदगी की बाजी हार चुका है। जिस तरह इब्बी मीरू को खूनखार भेड़िए से बचाने के लिए भागता हुआ आया था, अपने बाप की मौत की खबर सुनने के बाद बिल्कुल उसी तरह भागता हुआ वापस चला गया। अच्छा, इब्बी को भागते हुए देखकर ऐसे लग रहा था जैसे इब्बी वॉशरूम में टूटी बंद करना भूल गया हो। दूसरी तरफ मीरू भी मान चुकी है, अमीरों का दिल पत्थर का होता है, इसलिए वो किसी के जज्बात का एहसास नहीं करते। वैसे मीरू, तुझे भी बड़ा शौक था अमीरों के साथ दिल लगाने का, अब भुगतो फिर। खैर, इस सारे किस्से में इब्बी की कोई गलती नहीं है, बस किस्मत ने इब्बी का साथ नहीं दिया। मीरू इब्बी के नाम की सारी अंगूठियां अपनी उंगलियों से निकालकर आग वाली अंगीठी में फेंक देती है और शादी के कार्ड को भी रेजा रेजा कर देती है। बजाय इसके मीरू सारी रात ना खुद सोती और ना ही पड़ोसियों के बच्चों को सोने देती, बल्कि मीरू नींद की गोलियां खाकर बड़े आराम से सो गई। लेकिन सुबह होते ही मीरू जमीन पर लेटकर ऐसे रोने लगती है जैसे मुर्दा छिपकली जमीन पर लेटकर अपने आश्क बहा रही होती है। मीरू अपने आप से शिकवा करती है, बेवफाई की वजह से लोग तो मर जाते हैं, लेकिन बेवफाई की वजह से मेरा तो एक बाल भी नहीं गिरा, मेरी तो सांस भी चल रही है और दिल भी पूरे जिस्म में खून सप्लाई कर रहा है। वैसे मीरू, वो लोग जो बेवफाई की वजह से मर जाते हैं वो मरने की कोशिश करते हैं। कोई कीड़े मार स्प्रे पी कर मर जाता है, कोई अपनी नब्ज का गला दबा कर मर जाता है और कोई चूहे मार गोलियां फक कर अपनी जान दे देता है। लेकिन तूने तो इन कामों में से एक काम भी नहीं किया, फिर तू कैसे बेवफाई की वजह से मरती। अब मीरू सिद्धू की बीवी बनने के बाद अपनी हथेली पर लिखे हुए इब्बी के नाम को अपने नुकीले नाखून मार मार कर मिटा रही है। लेकिन मेहंदी किसी आला ब्रांड की थी जिसका कलर बिल्कुल पक्का हो चुका है और इब्बी का नाम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ सिद्धू दिल में बड़ा खुश है क्योंकि इसकी शादी मीरू के साथ हो गई है, लेकिन ऊपर ऊपर से लोगों को दिखलाने के लिए इसने अपनी शक्ल जले हुए पकोड़े की तरह बनाई हुई है, ताकि लोग यह ना समझे मैं कुर्बानी का बकरा बनकर बड़ा खुश हो रहा हूँ। दूसरी तरफ अज्जू साहब मीरू के फर्ज से सबकदोश होने पर शुक्राने के 2 रकात नफिल अदा करते हैं और रफिया बेगम से कहते हैं, खुदा ने हमारी बेटी को ब्लैक नूडल्स वाली औरत की बहू बनने से बचा लिया है। लेकिन रफिया बेगम अभी तक अमीरों की रिश्तेदार ना बनने की वजह से सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। बाय।